नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज अपन बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे, मानसून टॉपिक पढ़ेंगे। भारत की जीके में भी काम आएगा और राजस्थान की जीके में भी काम आएगा। जियोग्राफी का टॉपिक है, बहुत अच्छी तरह से मैं आपको बता दूंगा। आप बने रहिए इस वीडियो के साथ और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करो। और अगर आपको मैं कौन सा टॉपिक लेकर के आऊँ आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। चलो आज अपन शुरू करते हैं मानसून टॉपिक। ठीक, तो लो आज अपन शुरू कर रहे हैं मानसून। ये मॉनसून, वैसे तो इसको क्या बोलते हैं, मॉनसून बोलते हैं, पर जल्दबाजी में अज्ञानतावश अपन मानसून बोल देते हैं। वैसे मॉनसून है और ये मॉनसून शब्द बना है अरबी भाषा के मौसम शब्द से। किससे? मौसम शब्द से। और ये मौसम शब्द जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। ठीक, अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? हवाओं की दिशाओं में सामयिक परिवर्तन। हवाओं की दिशाओं में, हवाओं की दिशाओं में सामयिक परिवर्तन। हवाओं की दिशाओं में सामयिक परिवर्तन। मानसून का अर्थ होता है हवाओं की दिशाओं में सामयिक परिवर्तन। आपने नोटिस किया होगा कि गर्मी में अलग तरीके से हवाएं चलती है और सर्दी में, मतलब बरसात में अलग तरीके से हवाएं चलती है और सर्दी में अलग तरीके से हवाएं चलती है। तो ये जो दिशाएं, ये जो परिवर्तन है इन हवाओं में, इन हवाओं की दिशाओं में, तो इनको अपन किस नाम से जानते हैं? मॉनसून शब्द से, मॉनसून के नाम से जानते हैं। ठीक, जैसे बात करें अपन हवाओं की दिशाओं में सामयिक परिवर्तन। ठीक, अब 4 महीने अलग दिशा से चलेगी और फिर उन्हीं हवाओं में उनकी दिशा में परिवर्तन हो जाएगा, तो फिर बाकी के 4 महीने वो अलग तरीके से चलेगी। और इसी से बरसात की उत्पत्ति होती है और इसी का कई मौसम पर भी और जलवायु पर भी कई प्रभाव पड़ता है। ठीक, अपन बात करेंगे इसकी मॉनसून की। ठीक, अब मॉनसून के प्रकार अपन देखें। मॉनसून के प्रकार अगर अपन देखें तो मॉनसून 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है जल समीर, ठीक, इसको जल समीर, ठीक, और एक होता है क्या? थल समीर। 2 प्रकार का होता है, एक तो जल समीर और एक थल समीर। देखो, मानसून का मतलब एक तरह से हवाएं ही हैं और हवा का पर्यायवाची समीर भी होता है, इसलिए जल समीर भी कह देते हैं और थल समीर भी कह देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है। देखो, ऐसी हवाएं जो जल से चलती हैं, जल से उठती हैं और स्थल की ओर चलती है, तो उसको अपन बोलते हैं जल समीर। ठीक, और एक होता है थल समीर जो स्थल से चलती है और जल की तरफ चलती है, मतलब स्थल की ओर से चलने वाली हवाएं जिनको अपन क्या कहते हैं? थल समीर कहते हैं। ठीक, बरसात किससे होगी? जल समीर से होगी, क्योंकि ये हवाएं जल से उठी हैं, इस वजह से इनसे बरसात होती है। थल समीर से बरसात नहीं होती, ना के बराबर बरसात होती है। ठीक, अपन पढ़ेंगे इससे भी 1-8%, मतलब यूँ कहे कि अपन 3-1% बारिश होती है थल समीर से, तो वो कैसे होती है उसकी भी चर्चा अपन करेंगे। ठीक, लेकिन सामान्य तौर पर देखें तो थल समीर से बरसात नहीं होती है। बरसात केवल किससे होती है? जल समीर से होती है। ठीक, अब अपन बात करें किसकी? जल समीर और थल समीर होता क्या है? भूगोल के परिदृश्य में देखें तो इसको अपन कैसे समझ सकते हैं? देखो, आप मिटा दो इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। ठीक, ले लिया? चलो मिटा देता हूं मैं इसको। अब ये चीज अपन जो बनाएंगे मैप से, मैप के थ्रू अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो, आप भारत के परिदृश्य में मैं मानसून समझा रहा हूं आपको। ठीक, ठीक, अब देखो आप, ये तो
ये हो गई अपनी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको अपन भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। धरती को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। इसके ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, इसके ऊपर जो है कर्क रेखा होती है और इसके नीचे मकर रेखा होती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, मकर रेखा भारत से नहीं गुजरती। और भारत के यहाँ पर दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिणी भाग में जो सागर है, जो महासागर है, उसको अपन क्या नाम देते हैं? हिंद महासागर नाम देते हैं। ये लो साहब, हिंद महासागर, ठीक, हिंद महासागर। नक्शे में देखना, हिंद महासागर आपको नजर आएगा, ये हिंद महासागर, ठीक। अब अपन देखते हैं, देखना आप, छोटी सी एक कंसेप्ट समझना होगा मानसून को समझने के लिए। अब क्या होता है, देखो आप, अपन ने पहले चर्चा कर ली कि मानसून कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 तो होता है जल समीर। क्या नाम है? जल समीर, ठीक। पहले अपन जल समीर की ही चर्चा करेंगे, फिर बाद में थल समीर भी पढ़ेंगे, ठीक। जल समीर चूंकि ये हवाएं गर्मी में उठती हैं, तो इस वजह से इसको ग्रीष्म कालीन मानसून भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्रीष्म कालीन मानसून भी बोलते हैं। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। ग्रीष्मकालीन मानसून, और इसको अपन बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून दिख रहा है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ठीक। ये लो, थल समीर की बात अपन बाद में करेंगे, पर पहले इसके नाम के बारे में। जल समीर, चूंकि ये जल से और थल की ओर उठता है, मतलब जल से उठता है, इस वजह से इसको जल समीर बोलते हैं। इसकी ऋतु ग्रीष्म ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु में ये उठता है, इस वजह से इसको ग्रीष्मकालीन मानसून बोलते हैं। और भारत के ये दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र से प्रवेश करता है, इस वजह से इसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी बोलते हैं, ठीक। थल समीर की अपन बाद में चर्चा करेंगे, ठीक। अब आप इधर देखें, आप हिंद महासागर। अब होता क्या है, देखना आप, जैसे मान लो ये अपनी क्या है? पृथ्वी है, ठीक। ये अपनी पृथ्वी है, ये अपना भूमध्य रेखा है। और भूमध्य रेखा पे क्या होता है? गर्मी के दिनों में, ग्रीष्म काल में सूर्य क्या होता है? लंबवत चमकता है, ठीक, लंबवत चमकता है। ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर क्या होता है? ये है गर्मी पड़ती है, यहाँ पर क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु में ऐसा ही होता है, कर्क रेखा के लंबवत चमकता है सूर्य, इस वजह से यहाँ पर क्या होता है? गर्मी का क्षेत्र बनता है, तापमान बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। अब होता क्या है? उत्तरी ध्रुव में, ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? यहाँ पर उत्तरी ध्रुव में ये भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तर की ओर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण की ओर इस रेखा के दक्षिण की ओर दक्षिणी ध्रुव, ठीक। तो यहाँ पर उत्तर की ओर कर्क रेखा के आसपास, कर्क रेखा के आसपास ये कर्क रेखा है, ठीक। इसका टॉपिक मैं कभी बाद में बताऊंगा। 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। राजस्थान से भी गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है, और पश्चिमी बंगाल से और त्रिपुरा और मिजोरम से भी गुजरती है, ठीक। तो ये 8 राज्यों से गुजरती है। तो यहाँ पर क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु का क्षेत्र, ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्म लंबवत सूर्य लंबवत चमकने के कारण यहाँ पर गर्मी पड़ती है और तापमान क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। और इस तापमान क्या होता है? उच्च तापमान हो जाता है, ठीक। तो उत्तरी ध्रुव में क्या होता है? तापमान ज़्यादा होता है। और साथ ही साथ क्या होगा? दक्षिण में, दक्षिण ध्रुव में यहाँ पर क्या होता है? तापमान क्या होता है? कम होता है। तापमान क्या होता है? यहाँ पे कम होता है दक्षिणी ध्रुव में, ठीक। तापमान कम होता है। आ गई बात यहाँ तक समझ में? अब देखो आप भारत के संदर्भ में देखें या उत्तरी ध्रुव के संदर्भ में देखें तो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ तपेगी? या तो रेत तपेगी या फिर पत्थर तपेगा। तो रेत कहाँ पर है? यहाँ पर, इस क्षेत्र में। ये क्या है? थार का मरुस्थल है। और एक यहाँ पर, ये सबसे ज़्यादा तपेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो है क्या था, इसको मिटा के मैं थार का मरुस्थल ही लिख देता हूँ मैं, थार का मरुस्थल। और यहाँ पर है पामीर का पठार, पामीर का पठार, ठीक।
पामीर का, इसको तिब्बत कर लें अपन, है ना, तिब्बत का पठार। ठीक, अब यहाँ पर थार का मरुस्थल है और तिब्बत का पठार है, तो सबसे ज़्यादा ताप कहाँ पर रहेगा? यहाँ पर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर तो रेत है और यहाँ पर पत्थर है। इस वजह से सर्वाधिक तापमान कहाँ का होता है? इन दोनों जगहों का होता है। ठीक, और जगह भी रहेगा, लेकिन यहाँ पर उच्च तापमान का सर्वाधिक क्षेत्र, सर्वाधिक तापमान का क्षेत्र कौन सा रहेगा? ये रहेगा। मतलब यहाँ का ताप क्या होगा? उच्च होगा। ठीक, और यहाँ का तापमान क्या है? निम्न है। निम्न कर देता हूँ मैं इसको, ये निम्न। अब होता क्या है, अपन जानते हैं कि तापमान जहाँ का निम्न होगा, ताप कम होगा, तो वहाँ पर क्या होगा? दाब उच्च रहेगा। ठीक, उच्च दाब रहेगा। यहाँ का तापमान क्या है? ऊंचा है, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हवा के कण क्या है? दूर दूर रहेंगे। तो यहाँ पर जो वायुदाब है वो क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा, निम्न वायुदाब हो जाएगा। ठीक, और यहाँ का वायुदाब कैसा है? उच्च दाब है, क्योंकि यहाँ का तापमान कम है। ठीक, यहाँ पर सर्दी है, सर्दी में वायु प्रसरित नहीं होती है, फैलती नहीं है, वायु के कण पास पास होते हैं, इस वजह से यहाँ पर उच्च दाब का क्षेत्र बन गया। मतलब अपन इनको यूँ कहें कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। ठीक, ये है लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ये क्षेत्र बन जाएंगे यहाँ पे। ठीक, अब आप आगे देखें, इतनी गणित समझ गए? कोई दिक्कत? या आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना। अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, ये यहाँ पर कर्णवत जो फैली हुई है, ठीक, ये है हिमालय पर्वतमाला, इसका भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक, मैं इसको बना देता हूँ। ये क्या है? हिमालय पर्वतमाला भारत के कर्णवत में फैली हुई है, धनुषाकार या चापाकार में। ठीक, इसके बारे में भी अपन वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हो तो आप उसको प्लेलिस्ट में जा करके या वीडियोज़ में जा करके आप देख लेना। देखो अब होगा क्या? यहाँ पर तो जल है और यहाँ पर थल है। अब होगा क्या? यहाँ पर दाब क्या है? उच्च है। ठीक, और यहाँ पर दाब क्या है? निम्न है। अब आप जानते हो प्रकृति में संतुलन होता है, प्रकृति में संतुलन के सिस्टम पर काम करती है। जहाँ पर से सिस्टम संतुलन का गड़बड़ा जाता है तो प्रकृति उसको बैलेंस करने के लिए कार्य करती है। तो वैसा ही यहाँ पर होगा, यहाँ पर निम्न दाब है और यहाँ पर उच्च दाब है। अब यहाँ का दाब, इन दोनों दाब को बराबर करने के लिए जहाँ पर दाब ज़्यादा है वहाँ से हवाएं जाएगी, किधर की तरफ? निम्न दाब की तरफ। तो निम्न दाब की तरफ हवाएं जाती है, इसी को ही अपन कहते हैं हवाओं का चलना, पवनों का चलना। पवन किसे कहते हैं? या आंधियों का आना या तूफान का आना किसे कहते हैं? जब एक स्थान का वायुदाब अचानक कम हो जाए तो उस जगह से वायु आती है जहां पर दाब ज़्यादा है। तो इस दाब को संतुलन करने के लिए ही पवनें, हवाएं, तूफान, आंधी चलते हैं। ठीक, और ये प्रकृति का सिस्टम भी है कि उच्च विभव किधर की ओर गति करेगा? निम्न विभव की, उच्च विभव निम्न विभव की ओर गति करेगा, है ना। और उच्च ऊर्जा किधर की ओर गति करेगी? निम्न ऊर्जा की ओर गति करेगी। इसके अलावा पानी कहाँ से? उच्च क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर प्रसारित होगा। इसी प्रकार से ऊष्मा का प्रसार भी किधर से होता है? उच्च से निम्न की ओर। ठीक, तो इसी प्रकार से ये हवाएं भी किधर से किधर की ओर चलती हैं? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेगी। अब यहाँ पर क्या होगा? हवाओं की उत्पत्ति हो गई। ठीक, मैं हवाओं को हवा रेखाओं से, पवन रेखाओं से दर्शा रहा हूँ, पूरी हवा को दर्शाऊंगा तो ये पूरा का पूरा चित्र क्या है? एक तरह से खराब हो जाएगा। तो उस वजह से मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक, अब होगा क्या? ये हवाएं हैं, ये हवाओं की रेखाएं हैं, पवन रेखाएं। ठीक, ये इनकी उत्पत्ति हो गई। कहाँ पर हुई? महासागर में हुई, जल में हुई,
इस वजह से इसको कहते हैं जल समीर कहते हैं। ठीक, अब आगे देखो आप, जब ये भूमध्य रेखा को पार करेंगी तो चूंकि क्या होता है, अपनी पृथ्वी घूम रही है, अपनी पृथ्वी क्या हो रही है, घूम रही है, लगातार घूम रही है। तो फेरल, एक वैज्ञानिक थे फेरल, ठीक, फेरल नाम के एक वैज्ञानिक थे। ठीक, इन्होंने कहा कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण भूमध्य रेखा को पार करते समय ये रेखाएं अपनी दिशाएं बदल लेती है। क्यों बदल लेती है, इसका भी कारण है। एक बल लगता है, कौन सा, केरोलियस बल। कौन सा बल लगता है, केरोलियस बल लगता है, केरोलियस बल। इस केरोलियस बल के कारण ये हवाएं अपनी दिशाओं बदल लेती है भूमध्य रेखा को पार करते समय केरोलियस बल लगने के कारण ये अपनी दिशाएं बदल लेती है। मतलब देखो आप ये, ठीक, भूमध्य रेखा को पार कर रही हैं ये, तो फेरल ने ये नियम दिया कि ये दिशाएं अपनी गति बदल लेती है। पहले ये बाईं तरफ चलती है, पहले ये भूमध्य रेखा को पार करने से पहले ये किधर चलती है, बाईं तरफ। लेकिन जैसे ये भूमध्य रेखा को पार करती है तो इनकी दिशाएं किधर हो जाती है, दाईं तरफ हो जाती है। दाईं तरफ, जिधर से मैंने पेन पकड़ा हुआ है, और राइट हैंड है दाईं तरफ, तो इधर हो जाएगी, इधर ही हुई इनकी दिशाएं। तो इस वजह से इनकी फेरल का नियम के अनुसार केरोलियस बल लगता है और इनकी दिशाएं बाएं से दाएं हो जाती है। ठीक, अब बात करेंगे अपन, देखो आप, अब ये हवाएं आगे बढ़ती है और इनको जाना कहाँ पर है, न्यून दाब की तरफ जाना है। जहाँ पर दाब सबसे कम होगा वहाँ पर इनका मंजिल है। इनकी मंजिल कहाँ पर है, यहाँ पर जाएगी, ठीक, क्योंकि दाब क्या है, यहाँ पर सबसे कम है, और जगह भी जाएगी, लेकिन इनका प्रयास किधर है, यहाँ पर जाने का है, क्योंकि ये क्या है, न्यून दाब के क्षेत्र हैं। ठीक, अब ये रेखाएं आगे बढ़ेगी। अब मैं इनको थोड़ा सा रेड पेन से बताऊंगा, है ना। ये हवाएं दिख रही है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, है ना। देखो आप आगे ब्लू से, है ना, ये अब ये भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक रूप से जो बनावट है वो इस तरह की है कि ये रेखाएं यहाँ से दो भागों में बट जाती है, क्योंकि भारत की जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है वो ऐसी है कि यहाँ से ये हवाएं दो भागों में बट जाती है। ये दो, यूँ कहें कि ये मानसूनी जो हवाएं हैं ये दो शाखाओं में बट जाता है। एक शाखा तो अरब सागर की शाखा कहलाती है, ये जो मैं बना रहा हूँ अरब सागर की शाखाएं हैं। क्या है ये, अरब सागर ये शाखा है। और ये जो इधर यहाँ से बटी, इसको अपन कहेंगे कौन सी शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा कहेंगे। ठीक है, आगे भी जाएगा, उससे अपन को मतलब नहीं है, अपन इसको ये तो कहने का मतलब है कि ये भारत की भौगोलिक स्थिति, प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण ये दो भागों में बट जाएगी। इसको तो अपन कहेंगे अरब सागर, ठीक, और इसको कहेंगे अपन बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक, मैंने पूरी बल रेखाएं नहीं बनाई है, केवल ये लो, है ना। तो पहले तो मैं क्या कर रहा था, इनको केवल दूर दूर वाली वायु रेखाओं के मार्फत बता रहा था। अब मैं इनको बहुत पास ले आया हूँ। ठीक, अब देखो आप,
यहाँ से ये जो मानसूनी हवाएं हैं ये दो भागों में बट जाती है। एक शाखा तो कहते हैं अपन अरब सागरीय शाखा, क्या कहते हैं इसको, अरब सागरीय शाखा बोलते हैं, और दूसरी शाखा को अपन बोलते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक, अब ये भारत में सबसे पहले कहाँ पर पहुँचती है, ध्यान रखना प्रश्न आता है यहाँ से। तो भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचती है, अगर अपन पूरे भारत की बात करें तो ये सबसे पहले कहाँ पर पहुँचेगी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बड़ा निकोबार द्वीप में ये सबसे पहले पहुँचेगी। ठीक, कहाँ पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बहुत सारे द्वीप हैं, तो उसका बड़ा निकोबार जो द्वीप है वहाँ पर ये हवाएं सबसे पहले पहुँचती है और वर्षा करती है। और भारत की मुख्य भूमि की बात करें, भारत की अगर अपन मुख्य भूमि की बात करें तो ये सबसे पहले पहुँचती है कहाँ पर, केरल में। ठीक, तो केरल में ये बरसात करती है। ठीक, तो मतलब अपन यूँ कहें कि भारत में सबसे पहले बरसात कहाँ पर होगी, केरल में होगी। ठीक, अब बात करते हैं इन हवाओं की दिशाओं की बात करते हैं, दिशा से प्रश्न आ जाता है। ठीक, कैसे, देखो आप ये मान लो कोई पवन रेखा है, जो मैं एक पवन रेखा बता रहा हूँ आपको, ये मान लो कोई पवन रेखा है। ठीक, अब ये पवन रेखा इस तरह से इनकी उत्पत्ति होती है, थोड़ा ना, ये देखो आप, अब इसकी दिशा क्या है, तो देखना इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए ये सूत्र काम में लेते हैं। ठीक, ये अब ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम, मतलब भूमध्य रेखा को पार करने से पहले इन हवाओं की दिशा किधर होती है, दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर इनकी दिशा होती है। ठीक, लेकिन जैसे ही ये भूमध्य रेखा को पार करती है, भूमध्य रेखा को पार करती है, तो इनकी दिशा किधर हो जाती है, यूं हो जाती है। ठीक, आगे बात समझ में, मतलब ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ठीक, मतलब ये दिशा हो जाएगी, इस दिशा से ये दिशा हो जाएगी, मतलब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाएगी। ठीक, एक बार मैं फिर बता देता हूँ आपको ताकि दिशा से कोई कंफ्यूजन न रहे आपको। ठीक, जैसे मान लो ये दिशा है, जब ये भूमध्य सागर में उठी पहली बार, ठीक, भूमध्य सागर से उठी, भूमध्य रेखा को पार करने से पहले ये वो पवन रेखा है। ठीक, अब इसकी दिशा क्या है, तो दिशा के लिए ये फॉर्मूला काम में ले लेते हैं अपन, इस तरह से दिशा डिनोट कर लेंगे, तो ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। ठीक, ये देखो आप, अब इनकी दिशा कितनी है, किधर है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम इसकी दिशा है। अब मान लो ये जो दिशा है, अब ये भूमध्य रेखा को पार करेगी। ठीक, तो पार करने के बाद ये इनकी दिशा हो जाएगी भूमध्य रेखा को पार करने के बाद। अब ये दिशा कौन सी है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो अब इसकी दिशा क्या हो गई, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो गई, मतलब अब इनकी दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम है। अब क्या है, ये दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व की तरफ जा रही है। ये दिशा, ये किस दिशा से आई, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चल रही थी, लेकिन जैसे इसने भूमध्य सागर को पार किया तो इसकी दिशा क्या हो गई, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ हो गई। ठीक, तो दिशा का कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, एक बार फिर रिवाइंड करके इसको फिर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार आप इसका दोबारा बना देता हूं मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे ये दिशा है, अब ये कौन सी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, तो ये भी किस दिशा में गति कर रही है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। अब जैसे ही ये क्या है, भूमध्य रेखा को पार करेगी तो इसकी दिशा यूं हो जाएगी। ठीक, मतलब अब ये किस दिशा में गति कर रही है, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक, मतलब अभी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर गति कर रही है। तो थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, जिससे आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। यह ध्यान रखना है, ये भारत में किस दिशा से प्रवेश करती है, दक्षिण पश्चिमी दिशा से प्रवेश करती है। ठीक, अब आगे चलते हैं अपन।
अब यहाँ से ये मानसूनी हवाएं दो भागों में बढ़ गई, एक तो अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो भारत में सबसे पहले कौन सा मानसून प्रवेश करता है? अरब सागरीय मानसून प्रवेश करता है। ठीक, आगे बात समझ में। अब ये अरब सागरीय मानसून, अब इसको अपन अलग अलग पढ़ेंगे, अरब सागरीय मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून। पहले बात करेंगे अपन अरब सागरीय मानसून की बात करेंगे। ठीक, अरब सागरीय मानसून भारत में ज्यादा बरसात नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि देखना ये यहां पर पश्चिमी घाट के सहारे सहारे, पश्चिमी घाट के सहारे सहारे एक पर्वतमाला है, पश्चिमी घाट पर्वतमाला, पश्चिमी घाट पर्वतमाला है। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ियां पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में आती है। तो ये पूरा पश्चिमी घाट की पहाड़ियां है। ठीक, इसमें कई सारे प्रकार की पहाड़ियां हैं। जब अपन पढ़ाएंगे तो उसको अपन पूरा पढ़ाएंगे। तो ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, अन्नामलाई इलायची, नीलगिरी की पहाड़ियां, ये सब क्या है? इसमें शामिल होती है। ठीक, अब देखो आप होता क्या है, ये अरब सागरीय जो मानसूनी हवाएं हैं ये इस पश्चिमी घाट को पार नहीं कर पाती है। इस वजह से ये जो पूर्वी भाग है भारत का, ये अरब सागरीय मानसूनी से, अरब सागरीय मानसून की शाखा से बरसात प्राप्त नहीं करता है। और इस वजह से इसके लिए अरब सागरीय मानसूनी शाखा के लिए वृष्टिछाया प्रदेश का नाम दिया है। वृष्टिछाया प्रदेश किसके लिए? अरब सागरीय मानसूनी शाखा के लिए पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग है ना, वृष्टिछाया प्रदेश का कार्य करता है। इस प्रदेश में अरब सागरीय मानसून से कोई बरसात नहीं होती, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक दो दर्रे हैं, जैसे शिवकोट का दर्रा है ना, बालाघाट का दर्रा है। तो थोड़ी बहुत मानसूनी हवाएं पूर्वी भाग में भी चली जाती है और थोड़ी सी बरसात कर देती है। लेकिन अरब सागरीय मानसून की शाखा से अधिकतर बरसात जो होती है वो कहां पर होती है? वो पश्चिमी तट के सहारे सहारे बरसात होती है। कहां पर? पश्चिमी तट के सहारे सहारे, भारत का जो पश्चिमी तट है उसके सहारे सहारे बरसात होती है। और ये शाखा है, ये अरब सागरीय शाखा है गुजरात में बारिश करता है। और कहां पर? पश्चिमी घाट पर है ना, ये जो तटीय क्षेत्र है, पश्चिमी तटीय क्षेत्र, वहां पर इससे बरसात होती है। ठीक, अपन आगे बात करें। अब ये हवा आगे बढ़ती है तो यहां पर है अपने राजस्थान। और ये राजस्थान की पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला। ठीक, अरावली पर्वतमाला। अब ये अरावली पर्वतमाला, ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला जिसमें अन्नामलाई इलायची की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां शामिल है। तो ये भारत के महान जल विभाजक का हिस्सा है, भारत के महान जल विभाजक का हिस्सा है, जिसमें अंबाला की पहाड़ियां है ना, अंबाला की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां और अरावली की पहाड़ी। और यहाँ पर क्या है? ये विंध्याचल की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी, ये जो पहाड़ियां हैं ये भारत का महान जल विभाजक का हिस्सा है। कौन कौन सी? एक तो यहाँ पर है शिमला की पहाड़ियां के दो, शिवालिक की पहाड़ियां के दो, और इसके बाद अंबाला की पहाड़ियां। ठीक, अंबाला की पहाड़ियां, अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला, इधर से पश्चिमी घाट पर्वतमाला जिसमें अन्नामलाई, नीलगिरी की और इलायची की पहाड़ियां शामिल है। तो ये पहाड़ियां क्या है? भारत के महान जल विभाजक का हिस्सा है। ये महान जल विभाजक क्या करता है? ये महान जल विभाजक पूर्वी भाग का जल पूर्वी भाग में रखता है और पश्चिमी भाग का जल पश्चिमी भाग में रखता है। ठीक, हिमालय इस पर्वतमाला का भाग नहीं है, हिमालय भारत का महान जल विभाजक हिस्सा नहीं है। ठीक, हिमालय पर्वतमाला भारत के महान जल विभाजक में नहीं शामिल है। ठीक,
अब आगे देखो, तो अरब सागरीय मानसून की शाखा से कहां पर बरसात होती है? पश्चिमी तट पर बरसात होती है। लेकिन और पूर्वी जो भाग है, पूर्वी भाग है, वो इस मानसून के लिए वृष्टि छाया प्रदेश का कार्य करता है। मतलब यहाँ पर पूर्वी भाग में, पूर्वी भारत में अरब सागरीय मानसून से बरसात नहीं होती है, लेकिन फिर भी दो एक दर्रे हैं, शिमकोट और बालाघाट दर्रे, इनसे थोड़ी बहुत मानसूनी हवाएं पूर्वी भाग में चली जाती है और वहां पर थोड़ी सी बरसात करती है। अब ये हवाएं आगे बढ़ती है, हवाएं आगे बढ़ती है और यहाँ पर अरावली पर्वतमाला आ जाती है। ये अरावली पर्वतमाला के समांतर है, अरावली पर्वतमाला की दिशा भी यूं है और इन हवाओं की दिशा भी यूं है। तो यहाँ पर कोई रोकने वाला पर्वत नहीं है, यहाँ पर कोई रोकने वाला पर्वत नहीं है। तो ये हवाएं सीधी निकल जाती है और इसके फलस्वरूप राजस्थान में बरसात नहीं होती है। इनसे थोड़ी बहुत बरसात राजस्थान में होती है, कहां पर? दक्षिणी क्षेत्र में, जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में थोड़ी बहुत बरसात इनसे होती है। लेकिन अरावली पर्वतमाला इन हवाओं के, दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के समानांतर होने के कारण, समानांतर है, इस वजह से ये सीधी निकल जाती है और यहाँ पर राजस्थान में नगण्य बरसात करती है। मतलब इस मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागरीय शाखा से राजस्थान में न के बराबर बरसात होती है, मतलब बरसात यहाँ पर नहीं होती है। ठीक, क्यों? उसका कारण क्या है कि अरावली पर्वतमाला दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागरीय शाखा के समानांतर स्थित है, इस कारण से राजस्थान में इस शाखा से बरसात नहीं होती है। ठीक, और ये सीधी निकल जाती है। ठीक, आगे बात समझ में? इस शाखा से राजस्थान में थोड़ी बहुत बरसात होती है, कहां पर? राजस्थान में थोड़ी बहुत बरसात होती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, वहां पर होती है। ठीक, तो ये रही कौन सी? अरब सागरीय मानसून की शाखा। ठीक, अब अपन बात करते हैं दूसरी शाखा की, बात करते हैं जिसको बंगाल की खाड़ी की शाखा कहते हैं। ठीक, ये कौन सा मानसून है? अपन कौन सा मानसून पढ़ रहे हैं? पूरा का पूरा हम पढ़ रहे हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जो कौन से समय में उठा है? गर्मी के समय में उठा है। और किधर से उठा है? जल की तरफ से उठा है। ठीक, अब अपन दूसरे इसी मानसून की अपन दूसरी शाखा पढ़ते हैं, बंगाल की खाड़ी की शाखा पढ़ते हैं। ठीक, अब ये शाखा केरल के बाद है ना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश, ठीक, और उत्तरी भारत में बरसात करती है। यहां पर है कौन सा? अपना मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक, मिजोरम, ये इधर वाला मिजोरम है और इधर वाला त्रिपुरा है। ठीक, अब यहाँ पर है गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियां। ठीक, मेघालय, यहाँ पर मेघालय भी है, मेघालय में गारो खासी, किसकी? गारो खासी और जयंतिया की, गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियां हैं। ये पहाड़ियां क्या है? कीपाकार पहाड़ियां हैं। ठीक, कीपाकार पहाड़ियां हैं, तो ये हवाएं यहाँ पर इन कीपाकार पहाड़ियों के कारण चक्कर खाती रहती है, आगे नहीं बढ़ पाती है, तो यहाँ पर बहुत दिनों तक ये रहती है, इस वजह से यहाँ पर ये बरसात करती है। और साथ ही साथ क्या होता है, ये हवाएं बंगाल की खाड़ी से अतिरिक्त आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। मतलब ये इनमें जल तो था ही सही, साथ ही साथ ये आगे बढ़ती इनमें क्या होता है? जल की मात्रा ग्रहण करने लगती है और इनमें जल की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। और जब ये मेघालय और मिजोरम त्रिपुरा के यहाँ पर पहुंचती है, तो यहाँ पर गारो खासी जयंतिया की कीपाकार पहाड़ियां होती है, तो यहाँ पर ये हवाएं मंडराती रहती है और फलस्वरूप यहाँ पर बारिश करती है। और सबसे ज्यादा बारिश वो यहीं पर करती है। क्यों करती है? क्योंकि यहाँ पर आर्द्रता की मात्रा बहुत ज्यादा है। ठीक, अब यहाँ पर गारो खासी है, अब कहां पर है ना? मेघालय में कहां पर? तो एक जगह है मौसिनराम। तो मौसिनराम में यहाँ पर ये बरसात बहुत ज्यादा करती है। ठीक, यहाँ पर विश्व की सबसे ज्यादा बारिश होती है, यहाँ पर विश्व की सबसे ज्यादा सर्वाधिक ज्यादा
वार्षिक औसत वर्षा होती है। कहां पर? मौसिन गांव में लगभग 1100 सेंटीमीटर यहाँ पर बरसात होती है। ठीक, अब देखो ये इधर, अब ये इधर किधर जाने का प्रयास कर रही है, ये तिब्बत के पठार की तरफ जाने का प्रयास कर रही है। वैसे अरब सागर की जो शाखा है वो किधर जाने का प्रयास कर रही थी? थार का मरुस्थल और फिर आगे तिब्बत का पठार। अब होता क्या है, यहां से ये आगे बढ़ती है, ये हवाएं आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद इनका सामना होता है हिमालय पर्वतराज से। हिमालय पर्वतराज इनको रोक देता है, तिब्बत के पठार की ओर जाने नहीं देता। तो यहाँ से ये हवाएं अपनी दिशा बदल लेती है और पश्चिम की तरफ चली जाती है। मतलब इनकी दिशा अब किधर हो गई? पूर्व से पश्चिम की ओर। अब ये पूर्व से चलने वाली हवाएं होती हैं, इस वजह से इनको पूर्वाई भी बोलते हैं। ठीक, गाना सुना ही होगा आपने, ठीक है ना? पूर्वाई उठी दिल में हलचल हुई, इस तरह से कोई गाना है तो पूर्वाई वो ठंडी पवनें होती है। क्यों? क्योंकि इनमें जल की मात्रा होती है। वैसे इनका अधिकतर जल यहाँ पर खर्च हो चुका है। ठीक है, अब ये कहां पर? मध्य भारत, उत्तर भारत में और थोड़ी सी मध्य भारत में बरसात करेगा। ठीक है, अब देखना बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो केवल किधर करती है? पूर्वी भाग में बारिश करती है, भारत के पूर्वी भाग में बारिश करती है और इससे पश्चिमी भाग में बारिश नहीं होती है। पश्चिमी भाग इस शाखा के लिए वृष्टि छाया प्रदेश का कार्य करता है। पश्चिमी भाग बंगाल की खाड़ी की शाखा के लिए वृष्टि छाया प्रदेश का कार्य करता है। ठीक, अब ये हवाएं कहां कहां? बांग्लादेश, है ना, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान में बरसात करती है। और ये पहुंचती है कहां पे? भाई पहुंचना तो इनको थार के मरुस्थल की तरफ है ही सही। ठीक, तो ये राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में ये दक्षिणी पूर्वी भाग से प्रवेश करती है। बिल्कुल सही समझा आपने, झालावाड़ से प्रवेश करती है और राजस्थान में सबसे पहले बारिश कहां पर होती है? झालावाड़ में होती है और सर्वाधिक बरसात कहां पर होती है? झालावाड़ में होती है। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये हवाएं बारिश कर देती है, लेकिन उतनी बारिश नहीं होती जितनी यहाँ पर की थी 1150 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे इनकी आर्द्रता में कमी आ रही है, इनकी जो जल, इनके अंदर जो जल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी 100 से 150 सेंटीमीटर तक ये बरसात कर देती है। अब इनका सामना होता है किससे? अरावली पर्वतमाला से। अरावली पर्वतमाला इसको रोक देती है और अरावली पर्वतमाला के रोकने के कारण ये राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग में अत्यधिक बरसात करती है। ये थोड़ी बहुत निकल जाती है पश्चिमी राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को दर्रों से पार करते हुए, और ये धीरे धीरे वहां पर थार मरुस्थल पर जाकर के पहुंचती है। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते इनकी आर्द्रता की मात्रा खत्म होती जाती है और यहां तक पहुंचते पहुंचते ये इनकी बरसात करने की क्षमता केवल 5 सेंटीमीटर ही रह जाती है। मतलब जैसलमेर वगैरह ये जो थार का मरुस्थल है ना, वहां पर ये केवल 5 सेंटीमीटर ही बरसात कर पाती है। ठीक, लेकिन फिर भी अरब सागर की अपेक्षा बंगाल की खाड़ी के का मानसून राजस्थान में बरसात अच्छी खासी कर देता है। ठीक, कहने का मतलब यह है कि भारत में सबसे ज्यादा बरसात दक्षिण पश्चिमी मानसून की किस शाखा से होती है? बंगाल की खाड़ी के मानसून से। और दोस्तों ध्यान में रखना कि भारत में सर्वाधिक बरसात भी किससे होती है? इसी मानसून से होती है, जल समीर से होती है, क्योंकि इसमें जल की मात्रा है, इस वजह से बारिश इसी से होगी। ठीक, ये है बात किसकी? दक्षिणी पश्चिमी मानसून की। तो सर्वाधिक बरसात किससे होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। और उसकी किस शाखा से होती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा से। फिर बात आती है, फिर नंबर 2 पे आता है कौन? अरब सागरीय मानसून से। ठीक, ये पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, मावट नहीं है, ध्यान रखना। ठीक, मावट का अलग कंसेप्ट है, पश्चिमी विक्षोभ का अलग कंसेप्ट है, उसको अपन बाद में समझाएंगे।
ठीक, आपको ये चक्र समझना है। ठीक, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ग्रीष्मकालीन मानसून या जल समीर कहेंगे इसको, क्योंकि ये जल लेकर के थल की ओर चल रही है, इस वजह से इसको जल समीर कहते हैं, क्योंकि ये जल से उठ रही है। ठीक, बाकी का फिर अपन सेकंड पार्ट में करेंगे, लंबा वीडियो हो जाएगा, इस वजह से मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। और इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, ताकि अपना चैनल ग्रोथ करे, आप लोगों का सपोर्ट मिले, और आप लोगों के सपोर्ट से मैं नए नए वीडियो लेकर के आऊं, इंटरेस्टिंग वीडियोज लेकर के आऊं, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।